नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर। आशीर्वाद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों शुरुआत करेंगे एक सेशन की, नए सेशन की, विशेष सत्र की जो आयोजित किया गया है इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर दोस्तों आपके साथ। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज़ और विजुअल्स आप तक पहुंच रहे हैं। बताइए ऐसा है क्या नहीं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है दोस्तों, और विजुअली हम कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। कनेक्ट हो चुके हैं हम लोग यहाँ पर। फटाफट लाइक और शेयर का बटन दबाओ दोस्तों। सेशन को प्रारंभ करते हैं आपके साथ। चलिए ओके दोस्तों, बात करें इस मेडिकल इमेजिंग के टॉपिक पर। क्या है सर बेसिकली दोस्तों, इससे बहुत चर्चा आजकल होती रहती है। अगर आप शरीर के अंदरूनी भागों में वायरस फैला हुआ है या कुछ डिजीज़ पैदा हो रही है, कुछ बीमारी पैदा हो रही है, तो हम कहते हैं यार सिटी स्कैन करा लो, कोई एक्सरे करा लो, चेस्ट एक्सरे करा लो, एमआरआई स्कैन करा लो। बहुत प्रकार के हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देते हैं लोगों को। यार ये डॉक्टर बताता है कि आप ये करा सकते हैं, ये करा सकते हैं। डायग्नोस आंतरिक अंगों का अध्ययन करने के लिए कई बार डायग्नोस डॉक्टर बताता है आपको, ठीक है। आजकल नई नई तकनीकें आ गई हैं जिनके ज़रिए संभव हो पाता है। आज मेडिकल साइंस जिस समस्या पर सामना कर रहा है वो है नए नए प्रकार के वायरस, उनका म्यूटेशन, डेली म्यूटेशन होता रहता है वायरस के अंदर। तो ऐसे में वायरस का अगर सही स्टडी नहीं हो पाया कि वायरस के मॉलिक्यूल किन मॉलिक्यूल से उनके वायरस बना हुआ है, कौन कौन से प्रोटीन है उसमें, प्रोटीन का बिहेवियर क्या है, प्रोटीन किस प्रकार इवॉल्व हो सकते हैं, तो हम लोग इफ़ेक्टिव दवा या वैक्सीन नहीं बना पाएंगे। तो इफ़ेक्टिव दवा या वैक्सीन को बनाने के लिए ज़रूरी है किसी भी वायरस, किसी बैक्टीरिया, किसी भी मॉलिक्यूल लेवल पर जाकर उसका स्टडी कर पाएँ। जितना अच्छा स्टडी होगा उतना अच्छा हमारे पास दवा या उसकी वैक्सीन होगी। आज दुनिया जिस समस्या का सामना कर रही है और आने वाले दिनों में समस्या बढ़ने वाली है, तो ज़रूरी है कि मेडिकल इमेजिंग जो तकनीक होती है जिसके द्वारा हम अपने मेडिकल पर्पस के लिए आपके आंतरिक अंगों, आंतरिक मॉलिक्यूल्स, आंतरिक प्रोटीन, आपके जो बॉडी के प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीजन्स हैं, उनका बहुत अच्छा स्टडी कर पाएँ। ये समय की मांग बढ़ती जा रही है। और यही नहीं, नई नई बीमारियों का पता करने, अर्ली डायग्नोस करने, प्रारंभिक स्तर पर इसका पता करने में इन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, किया जाता रहेगा। अगर एक बार रिवाइव करें, हम लोग रिवाइज़ करें पुरानी तकनीकों को जो हम देखते रहे हैं अपने आसपास। जरूरी नहीं कि नई वाली तकनीक पढ़ाऊँ पहले मैं आपको, पहले हम बात करते हैं जरा पुरानी तकनीकें हम देख चुके हैं अपने आसपास कौन कौन सी रहती हैं। एक बार स्कैन करते हैं दोस्तों आपके साथ। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इमेजिंग में कौन कौन सी एक्सरे का हम यूज़ करते रहे। सिटी स्कैन, CT स्कैन, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन, सिटी स्कैन का नाम सुना है आपने। मेमोग्राम की बात करें, मेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR की बात करें, MRI की बात करें हम लोग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग तकनीक NMR या MRI की बात करें, पेट की बात करें, पोस्टोन एमिशन टोमोग्राफी होती है, या हम बात करें सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, ये भी प्रकार की टोमोग्राफी, एक प्रकार चित्रण होता है। अल्ट्रासाउंड का नाम जानते ही हैं आप। यानी ये तकनीकें हमेशा थी हमारे आसपास और इनका यूज़ UPSC पूछता रहा है और आपके लिए लाइफ में इनका यूज़ होता रहा है। एक्सरे का प्रयोग जानते हैं आप लोग, एक्सरे ने भेज जाती हैं शरीर के अंदर। जो आपके किसी बार क्रैक आ गया हड्डियों में या कोई स्टडी करना है आपको, एक्सरे तकनीक का प्रयोग करते रहे हम लोग। का सिटी स्कैन, ऑफकोर्स एक्सरे का एक नया वर्जन सिटी स्कैन, जहाँ पर आप 3 डायमेंशनल सिटी स्कैन कर पाते हैं बेहतर ढंग से। सिटी स्कैन बेहतर ढंग से कर पाते हैं दोस्तों हम, जहाँ पर चलिए थोड़ा आगे चलते हैं आपको लेकर हम लोग यहाँ से। सिटी स्कैन की बात करें
तो यहाँ पर इस प्रकार की मशीन में आप सिटी स्कैन करते हैं, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन, जिसके कहीं ना कहीं आप पूरी बॉडी का स्कैन कर सकते हैं आराम से, 3 डायमेंशनल स्कैन कर सकते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर बेहतर रूप से अध्ययन कर बता सकता है कि समस्या कहाँ पर है। या फिर इस प्रकार के स्कैनिंग तकनीक और हमारे पास है सर यहाँ पर IGRT तकनीक की बात करें हम लोग यहाँ पर। IGRT तकनीक क्या है सर, आप देख रहे हैं स्क्रीन में दोस्तों। IGRT इंटरनल एटोनॉमी ऑफ नॉट ऑलवेज बी कोलरेटेड विद द सरफेस एटोनॉमी। इंपॉर्टेंट बात है, अंदर की भागों का अध्ययन करना सर। IGRT की हम बात कर रहे हैं, IMRT या IGRT इंटरनल जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनका अध्ययन करने के लिए हम उपयोग करते हैं IGRT का। तो जो ट्यूमर होते हैं शरीर के अंदर, कैंसर जनक कोशिकाएं होती हैं, उनका अध्ययन करने में IGRT का प्रयोग करते रहे हैं दोस्तों हम लोग, और कर रहे हैं इवन मुझे कहना चाहिए यहाँ पर। इमेज गाइडेड रिडक्शन थेरेपी की बात करें हम लोग यहाँ पर, या फिर MRI स्कैन की बात करें दोस्तों, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI तकनीकों की बात करते हैं। मशीन भी काफ़ी तक सिटी स्कैन दिखती है, MRI स्कैन करते हैं आमतौर पे हम लोग। तो कई प्रकार की मेडिकल तकनीकें हम लोग प्रयोग करते रहे डेली लाइफ में अपने यहाँ पर, या इस प्रकार के टेस्ट भी आजकल होते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर। हम बात करें यहाँ पर EEG ECG टेस्ट होते हैं, ECG कार्डियोग्रामी टेस्ट की बात करें, या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की बात करें, EEG की बात करें, न्यूरॉन की समस्या है मेडिकल या ब्रेन की समस्या है तो EEG टेस्ट होता है, ECG टेस्ट होते हैं आपके कार्डियोग्राम के लिए, आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG टेस्ट होते हैं। तो कई प्रकार के टेस्ट हमारी डेली लाइफ में होते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, ये चलता रहा था। लेकिन नया क्या मैं बताऊँगा, कोरोना काल में बहुत काम का है आपके लिए। अच्छा, एक होता है पैट स्कैन ना, इसकी बात भी कर लें, थोड़ा काम का चर्चा बहुत होती है इसकी आजकल। पैट स्कैन, PET स्कैन दोस्तों, पैट एंड CT स्कैन बात करें हम लोग, आजकल फ्यूज़न चलता है इसका बड़े स्केल पर। पैट पॉजिट्रॉन एमिशन टेक्नोलॉजी, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। पॉजिट्रॉन आपकी बॉडी में लिक्विड डाला जाता है जो एमिशन करता है, अंदर जाकर आपकी बॉडी में लिक्विड डाला गया एक विशेष प्रकार का जिसमें पॉजिट्रॉन है, बॉडी में गया आपकी, वो वहाँ पर जाके वो इमिट करेगा, पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स इमिट करेगा वो। और बाहर एक मशीन लगी है, जो सब बॉडी के बाहर एक मशीन है जो बॉडी से निकलने वाले पॉजिट्रॉन को कैच करिए और बता पाएगी पॉजिट्रॉन कहाँ कहाँ पर है और कहाँ पर जाके वो रुक गया, कहाँ पर जाके कैंसर कोशिका टकरा गया, वो उसके आधार बता पाएंगे शरीर के किस भाग में कितनी कैंसर कोशिकाएं उपलब्ध हैं, या कितना बड़ा ट्यूमर है, या क्या समस्या बनी हुई है, कहाँ ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, कहाँ ब्लड का फ्लो रुक गया है। कुल मिलाकर एक पूरा स्ट्रक्चर आपके शरीर में ब्लड फ्लो करेगा, आपके ब्लड के साथ साथ वो कण शरीर के अलग भागों तक पहुंचेंगे, जिन भागों तक पहुंचेंगे वहां से पॉजिट्रॉन निकलना चालू होगा, पॉजिट्रॉन कण निकलेंगे, उनका आप कैप्चर करेंगे, स्कैन करेंगे मशीन के द्वारा। जहां पर नहीं पहुंचा ब्लड या जहां पर कुछ बाधा आ गई, जहां पर कुछ मुश्किल आ गई, वहां पर आप फोटो में आ जाएगा कि हाँ ये पॉजिट्रॉन यहाँ से नहीं निकल रहा है, उसका अध्ययन हम कर पाएंगे। तो PET स्कैन, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, बहुत डेली लाइफ में यूज़ करते हैं दोस्तों, इसका भी हम लोग अपने यहाँ पर। अलग प्रकार की तकनीकें दोस्तों, ये अलग प्रकार की तकनीकें हैं जिसका डेली लाइफ में यूज़ होता रहा है हमारे साथ। तो PET स्कैन आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार पॉजिट्रॉन इमिशन तकनीक काम करती है। कोई भी उसको ट्यूमर मिला, मान लीजिए ट्यूमर मिल गया कहीं भी, इसको यहाँ पर अगर ट्यूमर मिल गया तो वहाँ क्या करेगा सर, इलेक्ट्रॉन टकराएगा, पॉजिट्रॉन इमिशन करेगा और उससे बता पाएंगे आप कि यहाँ पर पॉजिट्रॉन की एफिशिएंसी अलग है, यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी अलग है, यानी वहाँ पर एक ट्यूमर सेल है। तो कुल मिलाकर शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन करके हम ये जान सकते हैं कि कहाँ पर क्या समस्या है। ये सब पुरानी तकनीकें हैं, CT स्कैन, एक्सरे, PET स्कैन, IGRT सब पुराना हो चुका है। आज विश्व में नया कुछ हो रहा है। कोरोना काल में खासकर वायरस का अध्ययन करना हो, उसका प्रोटीन जानना हो, प्रोटीन का स्टडी करना हो, आजकल नई नई तकनीकें आई हैं दोस्तों, उसकी बात मैं करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, चलिए प्लीज़ हम बात करें दोस्तों, कई प्रकार की स्कैन तकनीकों की बात कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, एक ये तकनीक भी होती है जी, एंडोस्कोपी की बात भी करते हैं हम लोग। शरीर का हालत पता करना हो तो एक शॉट ऑफ कैमरा डाला जाता है, GI या एंडोस्कोपी EGD हम लोग यूज़ करते हैं।
गैस्ट्रो समस्याओं को या पेट की समस्याओं को, अल्सर आदि को समझने के लिए इस प्रकार की कैमरा तकनीक का प्रयोग भी करते हैं। इलाज के लिए भी प्रयोग करते हैं इसका हम लोग यहाँ पर एंडोस्कोपी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो एंडोस्कोपी हुआ, ये एक अलग प्रकार की तकनीकें हैं, इनका हम यूज़ करते रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक बार नाम लिख लिए होंगे सबके आपने। एंडोस्कोप की बात करें हम लोग यहाँ पर दोस्तों, तो इसका स्टडी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। सैंपल कलेक्ट करना हो पेट से, आपके इनर पार्ट से सैंपल कलेक्ट करना हो तो एंडोस्कोपी से कर सकते हैं। स्टडी करना हो, कैमरे होते हैं, इसका कैमरे लगे होते हैं इस ट्यूब में आगे, जिससे आप पेट के अंदर का अध्ययन कर सकते हैं आराम से जाकर। तो गैस्ट्रो की समस्या, किसी अल्सर की समस्या, गैस्ट्रो की समस्या, तो इससे अध्ययन कर सकते हैं हम लोग। EGD तकनीक के द्वारा आराम से अध्ययन हो सकता है उस चीज़ का सर। या आपने देखे बहुत सारे नाम देखे आपने मेरे साथ यहाँ पर, तो CT स्कैन, PT स्कैन, कार्डियोवैस्कुलर की बात करें तो EGD की बात करें, ECG की बात करें, EEC की बात करें, अलग प्रकार की तकनीकें ब्रेन के लिए, पेट के लिए, हार्ट के लिए, हड्डियों के लिए, न्यूरॉन सिस्टम के लिए, मस्तिष्क के लिए, अलग प्रकार की तकनीकें हम लोग यूज़ करते रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो सर क्यों यूज़ करते हैं, बड़ा सवाल यहाँ पर है कि आखिर यूज़ क्यों करते हैं इन मेडिकल इमेजिंग तकनीक का, चाहे वो एक्सरे हो, CT स्कैन हो, PET स्कैन हो, या फिर हमारी ECG इस प्रकार की EEG स्कैन हो, या फिर हमारे MRI स्कैन हो, या फिर आजकल और तकनीक जोड़ती जा रही है हमारे यहाँ पर EGD तकनीक हो। इनका यूज़ क्यों करते हैं? पहली बात तो यूज़ करने का क्यों कारण है। पहला कारण स्टडी ऑफ इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन करना, उनका कार्य को समझना, उनके कार्य का स्टडी करना, ठीक फंक्शनिंग कर रहे हैं कि नहीं। तो स्टडी करना शरीर का, डायग्नोस करना बोल सकते हैं भाषा में अपनी, डायग्नोस करने में काम आ सकता है इस अंदर के पार्ट। दूसरा काम आता है सर इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग्स, जो दवा आपने बनाई है वो इफेक्टिव हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका कितना असर हो रहा है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग्स, जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं मरीज़ को, उसका असर मरीज़ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका स्टडी करना। अब कहीं चोट लगती है तो आपका डॉक्टर डेली बैंडेज बदलता है, प्लास्टर बदलता है, समझ जाता है अच्छा यहाँ पर चोट है और धीरे धीरे सही हो रही है, लेकिन बॉडी के अंदर के पार्ट सही हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि स्टडी करते रहे करें हम लोग। तो यहाँ पर ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट आपको लग रहा है कि लग रहा है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सर और क्यों स्टडी करते हैं हम लोग शरीर के अंदर भागों का, यहाँ पर कई प्रकार से डिजीज़ जो होती हैं, कई बार कई टेस्ट में कॉमन नहीं आ पाती हैं सामने से, एक्सरे में सामने नहीं आ पाई वो, जैसे कोरोना का टेस्ट हो रहा है आजकल, RT-PCR टेस्ट में कई बार नहीं आता, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन ऑन द अदर एंड CT स्कैन कराते हैं या फिर एक्सरे कराते हैं लोग, उसमें सामने आता है कोरोना वायरस पॉजिटिव है वो लोग। कहीं ना कहीं कई बार डायग्नोस्टिक जो आपके XC2 जो शॉर्ट ऑफ होता है कि सैंपल ले गए और चेक कर रहे हैं लैब में ले जाकर, वो कई बार फ्रूटफुल नहीं होते हैं, सही नहीं दिखा पाते हैं। तो ऐसे में बॉडी की इंटरनल इमेजिंग या मेडिकल इमेजिंग के ज़रिए आप उन बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं जिनका बाहर अध्ययन संभव नहीं है। तो कई बार अपने बीमारियों का पता करने में भी उसका स्टडी कर सकते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायग्नोस करना एक प्रकार से, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारियों को पता करना, खासकर जैसे कोरोना में RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आता है, लेकिन एक्सरे चेस्ट हो या CT स्कैन में रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और वहाँ पर लोगों का इलाज उसके बाद किया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़े काम है। इसके अलावा मेडिकल पर्पज़ के अलावा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए प्रोटीन कैसे बनते हैं, प्रोटीन कैसे बिल्ट होता है, जीन से प्रोटीन बनने की पूरी कहानी और प्रोटीन में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो स्टडी ऑफ प्रोटीन, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ, मैं कहूँ आपसे कोशिकाओं का अध्ययन करना, प्रोटीन का अध्ययन करना, ये भी शामिल होता है आपके इस पार्ट के अंतर्गत सर, ठीक है। अब मेरा काम जो यहाँ पर दोस्तों आप चालू करना है मुझे आपके साथ, एक मैंने आपके थंबनेल में लिखा हुआ है क्रायो EM, ठीक है। नई तकनीक है, नई तकनीक तो नहीं कहूँगा, 2017 में नोबेल प्राइज़ मिला था इसकी खोज के लिए, तब से लगातार सुर्खियों में थी वहाँ पर ये। अब अलग बात है इंडिया में आ गई है, अच्छी बात है, इंडिया में इसका यूज़ बढ़ रहा है और भारत ने बहुत तेज़ी से क्रायो EM पे काम करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं क्रायो EM क्या है और किस प्रकार मेडिकल इमेजिंग के क्षेत्र में नई क्रांतिकारी काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्रायो EM पर, आपके साथ बात करेंगे। मेडिकल इमेजिंग में हमारा टॉपिक आज का है क्रायो EM की बात करना दोस्तों। आइए, यहाँ तो कोई समस्या है? उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है हमारे बीच, सब कुछ ठीक चल रहा है सर हमारे बीच। यहाँ पर बफरिंग नहीं हो रही दोस्त, किसी प्रकार की चेकआउट करो, बफरिंग नहीं हो रही है। तो इन पॉइंट बात है यहाँ पर
हम जानते हैं कि जो स्कैनिंग तकनीकें होती हैं दोस्तों, स्कैनिंग तकनीकें होती हैं अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, पीटी स्कैन, ये बहुत काम की होती हैं, बहुत हमारे इफेक्टिव होती हैं सर हमारे यहाँ पर। लेकिन हमें अल्ट्रासाउंड से हम जान सकते हैं बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, पीटी स्कैन से कहाँ ट्यूमर हो रहा है, ट्यूमर किस प्रकार का है, ट्यूमर का जो प्रोटीन है, जो कोशिका ट्यूमर की है वो कितनी तेज़ ग्रोथ कर रही है, प्रोटीन उसके अंदर उस कोशिका में कौन सा डीएनए है, कौन सा प्रोटीन है, यानी और मॉलिक्यूलर स्तर पर जाना है मुझे। अपने जो वायरस बॉडी में पनप रहा है उसको देखना है, वायरस का स्ट्रक्चर का स्पाइक कितना है उसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन है, कितनी तेज़ ग्रोथ कर सकते हैं। अब एक तो अल्ट्रासाउंड होता है या एक्सरे होता है। एक्सरे में क्या हुआ, आपने बॉडी के आर पार देखा, या क्रैक है या ये चीज़ आपकी बॉडी में है। सिटी स्कैन में हाँ ये पार्ट में डिफेक्शन है या उस पार्ट में समस्या है। पीटी स्कैन में या अल्ट्रासाउंड में दिख गया बॉडी के अंदर क्या है। लेकिन मैं और मॉलिक्यूलर स्तर पे और माइक्रोब स्तर पर जाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या भैया और स्कैनर चाहिए, मुझे और अधिक स्कैनिंग चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, सी व्हाट इज़ हैपनिंग एट अ डीपर लेवल, और डीपर लेवल में और मॉलिक्यूलर लेवल में मुझे जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे और अच्छी तकनीकों की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसीलिए आजकल वैज्ञानिक बहुत काम करते हैं मेडिकल तकनीकों पर। जितना अच्छा मेडिकल तकनीक विकसित कर पाएंगे, जितनी हम अच्छी तकनीक विकसित कर पाएंगे, जितना प्रोटीन का अध्ययन कर पाएंगे, जितना जान पाएंगे क्या स्पाइक क्या होता है, कितना फास्ट तेजी से ग्रोथ करता है, जुड़ता है सेल से, उतना अच्छा हम एंटीबॉडी, दवा, ड्रग्स आदि बना पाएंगे। आज हम जानते हैं कि कोरोना का स्पाइक जुड़ता है कोशिका से, तो हमने क्या किया, स्पाइक को ढकने वाला कैप लगा दिया, इसके ऊपर एक कैप लगा दिए, इससे ये ना पकड़ पाए कोशिका में जाकर। यदि हम स्टडी नहीं कर पाते, हमारे पास तकनीकें नहीं होती इसकी अगर स्पाइक को जानने की, तो शायद हम स्टडी करके दवा ना बना पाते, वैक्सीन ना बना पाते। तो वैक्सीन बनाना आसान हो गया, ड्रग्स बनाना आसान हो गया, दवा बनाना आसान हो गया, जितना मॉलिक्यूलर स्तर पर स्ट्रक्चर अध्ययन कर पाएंगे बीमारियों का सर। ठीक है सर, ठीक है। आइए दोस्तों आराम सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगता है एग्जाम में आपके लिए काम आ सकता है इस बार ये। चलिए, तो इमेजिंग टेक्निक क्या काम करती हैं सर, एक तो ड्रग डिस्कवरी में मदद करती हैं आपका। इमेजिंग तकनीकें जो भी होती हैं, मेडिकल इमेजिंग तकनीकें, ड्रग डिस्कवरी में यूज़ कर सकते हैं इसका, डायग्नोस्टिक करने में, नैदानिकी में, शरीर के अंदर बीमारियाँ क्या हैं अध्ययन करने में, और ड्रग डिस्कवरी में 2 रोल प्ले करती हैं सर। भारत में हम बात करें, हम लोग यहाँ पर भारत में हम बात करें सर, तो ऑलरेडी हम लोग 2 तकनीक बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं इस समय, क्रायो ईएम पर और फोटो एक्यूस्टिक इमेजिंग पर। इसकी चर्चा बाद में करूंगा, हालांकि समय अभाव रहेगा जानता हूँ, इसकी चर्चा बाद में कर दूंगा आपके साथ। पहले बात करें क्रायो ईएम पर दोस्तों, हम लोग क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तकनीक, क्रायो ईएम पूरा नाम देखिएगा, क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तकनीक। 2017 में नोबेल प्राइज़ मिला था इस काम के लिए, इसकी खोज के लिए, क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तकनीक की खोज के लिए। दोस्तों ये तकनीक कैसे काम करती है, बहुत सामान्य भाषा में समझेंगे, बिल्कुल लेमन भाषा में, नॉन साइंस की भाषा में समझेंगे। हमें साइंस का स्टूडेंट होना आवश्यक नहीं है इसके लिए, हम नॉन साइंस के स्टूडेंट तभी हमको समझ में आएगा दोस्तों, इतनी सरल भाषा में समझाने का मैं प्रयास करूंगा। बहुत सिंपल सी बात है, एक हम यूज़ करते रहे हैं बचपन से, वो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी दोस्तों, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे काम करता है समझिएगा। मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल, कोई प्रोटीन, कुछ जीन आपके सामने दे दिया, आपने यहाँ से प्रकाश डाला, लाइट डाली आपने, टकराएगी लाइट इससे, और लाइट टकराकर इससे अलग प्रकार का रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, इंट्रैक्शन करेगी, अलग प्रकार के रेडिएशन निकलेंगे अलग कलर के। अगर ये एलिमेंट मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, लाइट टकराएगी, यहाँ से कुछ रेडिएशन निकलेगा। अगर ये कोई ह्यूमन कोशिका है, टकराएगा यहाँ पर लाइट, कुछ अलग रेडिएशन निकलेगा। ये प्रोटीन है तो कुछ अलग रेडिएशन निकलेगा। ये सेल प्रोटीन है, सेलुलोज है तो कुछ अलग प्रोटीन, अलग रेडिएशन निकलेगा। यानी कोशिका के प्रोटीन का जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, लाइट टकराने पर उससे निकलने वाला रेडिएशन भी उसी प्रकार का होगा। ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत सालों से हम यूज़ कर रहे हैं, उस रेडिएशन का स्टडी कर पाएंगे और हम बता पाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते रहे। लेकिन यहाँ पर हम एक अलग चीज़ में आए हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लेकर आए हैं क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। दोस्तों आइए बात करते हैं आपके साथ। ये है डायग्राम। पहली बात तो ये मशीन बड़ी सी मशीन होती है, बहुत ऊंची सी मशीन होती है, सर 3-4 फुट की कम से कम ये, ठीक है। ये है कैसे काम करती है वो समझेंगे दोस्तों आपके साथ। भारत दोनों में, फोटो स्टिक वाले में भी और क्रायोजेनिक ईएम वाले में भी काम कर रहा है दोनों आज तो। आइए बात करते हैं हम लोग दोनों में काम करने का फ़ायदा हमको क्या है सर। ये क्रायो ईएम और PAI में अंतर क्या है, अंतर बात करेंगे। पहले क्रायो ईएम, अगर हम काम करते हैं क्रायो ईएम पे 2 फायदे भारत को मिलने वाले हैं दोस्तों। एक तो हमारे यहाँ पर ड्रग डिस्कवरी आसान हो जाएगी, मेडिकल रिसर्च आसान हो जाएगी, और दूसरा भारतीय कंपनी इसका हार्डवेयर ना पाएंगे, भविष्य है इसका, क्योंकि ये उभरता हुआ क्षेत्र है।
हमारे यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पर बहुत अधिक फोकस सरकार कर रही है पिछले कुछ समय से। मेडिकल डिवाइस को बढ़ाने पर सरकार ने बजट भी जारी किया है और मेडिकल डिवाइस पर कई प्रकार की सुविधाएं भी सरकार ने दी हैं। PLI स्कीम भी लेकर आए मेडिकल डिवाइसेस पर हम लोग। तो इसी प्रकार से मेडिकल डिवाइस अगर बनते हैं देश में तो इंडियन इंडस्ट्री को भी इसके निर्माण का फ़ायदा मिलेगा। हमें एक नए ऑर्डर या एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमको, हम इनका निर्माण कर सकते हैं। तो भारत में क्रायो EM अभी खरीदे गए हैं विदेशों से। उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में इंडिया में बनाएंगे हम लोग क्रायो EM की मशीनें। होती क्या है क्रायो EM, उस पर आऊँगा पहले तो मैं। तो भारत में फ़ायदा क्या होगा, दवा निर्माण अच्छा होगा और यदि हम इस तकनीक को समझ पाए, इसका विज्ञान समझ पाए, इसके हम लोग इसके प्रोसेस को समझ पाए, तो आने वाले दिनों में हमारी इंडस्ट्री बनाएगी दुनिया में क्रायो EM और दुनिया को बेचेंगे बनाकर। अच्छी बात है सर, इकोनॉमी भी और हेल्थ भी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं सर। नमो कह रहे हैं सर इकोनॉमी का टाइम हो गया। अच्छा, धन्यवाद, बता दिया आपने यार, वो तो याद ही नहीं था। ये बंद कर दूं? अच्छा नहीं लग रहा पढ़ना? क्या अंतर पड़ जाएगा, 15 मिनट बाद पढ़ लेंगे इकोनॉमी को तो यार, मतलब क्या कुछ अंतर पड़ जाएगा क्या? सुन लो यार चुपचाप, मतलब कि बोलने का अधिकार दे दो, कुछ ही बोलना है बस आके क्लास में, है ना? ठीक है, ऐसा मत करो। चल, नाम भी नमो है, आपको कुछ बोलूँगा तो भी गलत मैसेज चले जाएगा लोगों के बीच में ना। डांट भी नहीं सकता आपको तो मैं, नमो नाम रख लिया आपने, डांट भी नहीं सकता मैं तो आपको। चलो, कल आए थे चैट बॉक्स में राहुल गांधी, आज आप आ गए, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो भारत में सर ये जो मशीनें, ये क्रायो EM की मशीनें हैं, कौन ला रहा है, कौन ला रहा है देश में दोस्त? सर इसको हम लोग सर्व, ये एक संस्था है हमारे यहाँ पर दोस्तों, साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड, सर्व की बात करें दोस्तों, द गवर्नमेंट साइंस रिसर्च फंडिंग एजेंसी है दोस्तों। इसका नाम बहुत सुन रहे हैं आजकल हम लोग, कई जगह फंडिंग कर रही है, सर्व बढ़ावा दे रही है देश में कोरोना रिसर्च को, कोरोना दवाई वैक्सीन को। तो साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये भारत में फंडिंग एजेंसी है जो बढ़ावा दे रही है इस प्रकार के क्रायो EM तकनीकों को। और अभी हाल ही में हमने यहाँ पर 4 क्रायो और EM खरीदने की घोषणा की है। 2 ऑलरेडी हमारे पास हैं, IISc बेंगलोर में लगा है, एक लगा है फरीदाबाद के RCB सेंटर में। 4 और ले रहे हैं IIT मद्रास के लिए, एक मुझे मालूम है आने वाला है, बाकी 3 और आएंगे देश के अलग संस्थानों में। एक बोस में आ रहा है कलकत्ता के, 2 संस्थान और मिल रहे हैं, 2 संस्थानों को और मिल रहा है, कानपुर को मिल रहा है, IIT बॉम्बे को मिल रहा है। तो 4 संस्थानों को मिल रहा है देश में और क्रायो EM। 2 ऑलरेडी हैं, 4 और आने वाले हैं। हालांकि हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि 10 की आवश्यकता हमको लगभग और है, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट कुछ आएंगे तो काम आगे बढ़ेगा हमारा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, तो सर्व ये मदद करेगा, सर्व फंडिंग एजेंसी है जो लाने में मदद कर रहा है दोस्तों। 2 मिनट पहले बात कर लें सर्व के बारे में आपके साथ, सर्व के बारे में बात कर लें दोस्तों आपके साथ। इसके बारे में सुनते रहते हैं आए दिन आप लोग, इस संस्था के बारे में। आ जाइए दोस्तों, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड दोस्तों एक सर्व एक्ट के तहत बनाया गया संस्था, स्टैच्यूटरी बॉडी है। सर्व एक्ट है 2008 का और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अधीन संस्था काम करती है दोस्तों। सर्व की बात मैं कर रहा हूँ आपसे यहाँ पर, ठीक है। ये फंडिंग करती है देश में शॉर्ट ऑफ एक प्रकार से फाइनेंस करती है, इंजीनियरिंग रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करती है दोस्तों ये, ठीक है। चलिए, तो याद रखिए सारी बातें यहाँ पर। इसके सारे बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, स्कीमें चलती हैं, स्कॉलरशिप देती है कई प्रकार की ये संस्था आपको। महिलाओं के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, वेमेन साइंटिस्ट को स्कॉलरशिप मिलती है और इंस्पायर कार्यक्रम को ये सपोर्ट करती है। कई प्रकार की मल्टीपल स्कॉलरशिप प्रोग्राम अंडर द सर्व चलते हैं हमारे यहाँ पर, बढ़ावा देने का काम करते हैं सर ये, ठीक है। चलिए सर, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। जैसे आपने इसका कुछ नाम सुना, सर्व सुप्रा स्कीम हमने पढ़ी थी कुछ दिनों बाद करंट अफेयर्स में, वहाँ इसका नाम आया था, सुप्रा स्कीम के तहत इसका नाम आया था। तो कई जगह इसकी बात हम करते रहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं आपके साथ। हम टॉपिक हमारा ये नहीं है, टॉपिक हमारा कुछ और है। तो सर्व फंडिंग कर रहा है इसको लाने के लिए, ठीक है सर। तो हमारे पास अभी हमको 10 की आवश्यकता है, 2-3 आ गए हैं और आ जाएंगे उम्मीद करते हैं। 4 जो आ रहे हैं कहाँ लगने वाले हैं, IIT मद्रास, बॉम्बे, कानपुर और एक मिल रहा है बोस इंस्टीट्यूट कलकत्ता को। तो 3 IITs में लगेंगे, IISc बेंगलोर में लगा हुआ है,
फरीदाबाद के आरसीयू में लगा हुआ है। 2 हैं और 4 आएंगे, 6 हो जाएंगे टोटल। नंबर याद नहीं करने, कुछ और याद करना है दोस्तों। आइए रहा क्या याद करना है समझते हैं आपके साथ। अब आते हैं क्रायो ईएम है क्या दोस्तों। अब आते हैं विज्ञान पर, हमारे कोर विज्ञान पर। क्रायो ईएम है क्या? प्रोटीन जो बनता है दोस्तों, प्रोटीन उसको देखने की, उसको इमेज बनाने की तकनीक है। और आप जानते होंगे कोरोना वायरस अपने आप में क्या है? प्रोटीन ही तो है, एक प्रकार वायरस होता है क्या? प्रोटीन तो होता है। प्रोटीन कैसे बनते हैं दोस्तों, मालूम है आपको प्रोटीन कैसे बनते हैं? कुछ जानते हैं प्रोटीन के बारे में? सिंपल सी बात की जाए, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ बोर्ड पर आपके लिए। प्रोटीन, मान लीजिए आपका कोई ऑर्गन है, अंग है, कोई शरीर का अंग है। अंग मिलके बनता है दोस्तों टिश्यूज से या ऊतकों से। ऊतक आपके टिश्यूज़ में होते हैं हज़ारों सेल, कोशिकाएं। इसमें सेल्स होती हैं, यानी कोशिकाएं होती हैं दोस्तों। कोशिका में, हर कोशिका में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, एक होता है ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग। तो 2 चीज़ें होती हैं सर, केंद्रक और कोशिकांग। कोशिका के अंग या ऑर्गेनल्स बोलते हैं दोस्तों, कोशिकांग और न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों यहाँ पर। केंद्रक, इसके अंदर आपके क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और बाकी जो चीज़ें होती है आपके बॉडी पार्ट की, वो सब आपके कोशिकांग में। अगर कहूँ आपसे तो ये कोशिका है, तो ये केंद्रक है, बाकी जो चीज़ें पड़ी हैं बाहर आपके शरीर के इसमें, वो सब आपके कोशिकांग है। तो ये कोशिकांग है और ये आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है सर? न्यूक्लियस के अंदर चलें आपको लेकर, तो न्यूक्लियस के अंदर आपके गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं सर, गुणसूत्र होते हैं यहाँ पर। गुणसूत्र किससे मिलके बने होते हैं सर? धागेनुमा संरचना होती है जिससे गुणसूत्र मिलके बनते हैं, जिसको आप डीएनए कह लीजिए पूरा। तो डीएनए स्ट्रक्चर होता है सर, पूरा लंबा चौड़ा सा डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का सर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और डीएनए को और छोटा करके देखा जाए तो आपको अपने जीन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। फिर इन्हीं जीन को हम लोग, इनसे जीन से प्रोटीन बनते हैं। उसकी प्रोसेस आप जानते हैं दोस्तों, उसकी प्रोसेस भी जानना चाहिए आपको यहाँ पर। जीन से प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनने की कहानी है पूरी की पूरी, कई बार सुना चुका हूँ, एक बार ब्रीफ कर दूँ। जीन होता है, जीन का एक कॉपी तैयार होता है, इसे हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं। कॉपी ट्रांसक्रिप्ट होती है एक तरह का तैयार उसकी, तो जीन की कॉपी तैयार होती है जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये मैसेंजर आरएनए केंद्रक से बाहर निकलता है, सिंगल हेलिकल होता है, केंद्रक से बाहर निकलता है, राइबोसोम के पास जाता है और वो बनाता है इसका एमिनो एसिड, और अमीनो एसिड के जुड़ने से बनता है प्रोटीन। यानी जीन से बनता है दोस्तों एमआरएनए, और एमआरएनए से बनती है फिर क्या आपकी अल्टीमेटली एमआरएनए से बनती है आपकी मैं कहूँगा एमिनो एसिड, बाहर जाता है, बनता है इससे एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड्स के जुड़ने से बनता है प्रोटीन। ये बहुत 12th क्लास की बायोलॉजी में डिटेल में दिया है, पढ़ लीजिएगा आराम से, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। मैं आगे बढ़ता हूँ सीधा आपके साथ यहाँ पर, आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। साइंस टेक, ये रहा बायोलॉजी, बायोटेक। बायोटेक में इसको देख लेते हैं दोस्तों आपके साथ। तो ये आपका एक सेल है, सेल के अंदर ये आपका आप समझ सकते हैं, सेल के अंदर ये केंद्रक दिख रहा है बीच में आपको। इसके अंदर चलें आपको लेकर, तो ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है? डीएनए से मिलकर बना है क्रोमोसोम। इसका मैसेंजर आरएनए तैयार होता है सर। ये आरएनए, मैसेंजर आरएनए क्या होता है सर? यहाँ से बाहर निकलता है केंद्रक से, और बाहर निकल के पहुँचता है किसके पास सर? ये पहुँचता है राइबोसोम के पास सर। और राइबोसोम क्या करता है? बनाता है एमिनो एसिड, और कई एमिनो एसिड के बनने मिलने से अल्टीमेटली प्रोटीन बनता है। ठीक है ना दोस्तों, यह है आपका प्रोटीन। छोटा सा प्रोटीन बन गया आपका। हज़ारों एमिनो एसिड की श्रृंखला भी हो सकती है, छोटी बड़ी भी हो सकती है सर। ये तो एमिनो एसिड के एक एक एमिनो एसिड जोड़ने से प्रोटीन बनता है दोस्तों। ठीक है, ये हमारी बात समझ में आ गई है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई है दोस्तों। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई दोस्तों ये? ठीक है, क्या बात समझ में आ गई दोस्तों यहाँ तक? हमको आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये आपका है काम की चीज़ जो
कैसे बनता है प्रोटीन समझा रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। प्रोटीन इमेजिंग टेक्निक होती है सर। तो प्रोटीन बन गया, अब प्रोटीन का फोटो देखना है मुझे, कौन सा एमिनो एसिड है इसके अंदर, एमिनो एसिड कहाँ से कैसे जुड़े हैं, एक प्रोटीन का डिटेल स्ट्रक्चरिंग मुझे करनी है, तो वहाँ काम आता है क्रायो ईएम। अब ये कोरोना वायरस क्या है, प्रोटीन से मिलकर बना है, स्पाइक प्रोटीन, पी प्रोटीन, के प्रोटीन, एन प्रोटीन, और फिर म्यूटेशन होता रहता है इनके अंदर। तो प्रोटीन का स्टडी मैं कर पाऊँ यदि, तो मुझे अच्छी मशीनें चाहिए जो प्रोटीन का स्टडी कर सकें। चलिए सर, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है हमको, ठीक है। ये अपने आप में क्या होती है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स होती हैं। अभी देखिए आपने चेन होती है, पीछे लॉन्ग चेन होती है एमिनो एसिड्स की, ठीक है सर, जिसमें नाइट्रोजन होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एमिनो एसिड किससे मिलकर बनते हैं, CnHSO, इससे मिलकर बनते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं सर ये। और ये बहुत लंबी चेन होती है अपने आप में, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ शरीर में प्रोटीन हो सकते हैं सर आपके अंदर, ठीक है। मुश्किल नहीं होगा समझने में दोस्तों यहाँ पर चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट बात है, प्रोटीन अच्छे भी हो सकते हैं शरीर के लिए, प्रोटीन मसल बनाते हैं, प्रोटीन से शरीर का ग्रोथ होती है, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। लाइक स्पाइक प्रोटीन है, ऐसे कोरोना में सर स्पाइक प्रोटीन है कोरोना में, यही तो पार्ट होता है कोरोना का जो जोड़ता है शरीर की कोशिकाओं से आकर, तो ये प्रोटीन है एक प्रकार का, अच्छे हो सकते हैं तो प्रोटीन, बुरे भी हो सकते हैं प्रोटीन सर अपने आप में। इसीलिए हमको जानना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के विज्ञान के लिए कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर जान पाएँ, कितना नुकसान करेगा कोशिका को, नुकसान नहीं करेगा, इसका स्टडी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वर्तमान में प्रोटीन का स्टडी करने के लिए हमारे पास जो तकनीकें हैं, MRI तकनीक का यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं आमतौर पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का दोस्तों। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या करती है सर, यहाँ पर ये प्रोटीन को कन्वर्ट करती है क्रिस्टल में, प्रोटीन को क्रिस्टल में कन्वर्ट करती है और फिर उस पर एक्सरे किरण डालते हैं हम लोग। प्रोटीन था, कन्वर्ट कर दिया क्रिस्टल में और फिर डाल रहे हैं एक्सरे किरणें इसके ऊपर, जिससे क्या होता है सर, ये जब एक्सरे किरण टकराती हैं और वापस लौटती हैं तो हम जान पाते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर अंदर से कैसा है। तो प्रोटीन का जैसे एक्सरे किरणें आपकी बॉडी में टकराती हैं, टकरा के लौटती हैं, तो स्टडी हो पाता है कि एक्स किरणों से कि शरीर में कहाँ पर फ्रैक्चर है। ऐसे ही प्रोटीन है आपके पास, टकराया आपने एक्स किरणें लाके इस पर, क्रिस्टल प्रोटीन है, प्रोटीन जमा हुआ है, ये क्रिस्टल फॉर्म में है, टकराई एक्स किरणें, टकरा के लौटेंगी, आप स्टडी कर पाएंगे इसके अंदर किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, कहाँ पर कैसे जुड़ा है, कैसे नहीं जुड़ा है, इसका स्टडी कर पाते हैं, ठीक है सर। तो राइट नाउ वी हैव अ मेथड नोन एज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड, हम यूज़ करते हैं प्रोटीन का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। लेकिन इस काम में बहुत समय लगता है, क्रिस्टल में कन्वर्ट करना, उसका स्टडी करना, एक्सरे करने को अध्ययन करना, महीनों का समय लग जाता है कई बार प्रोटीन का सही अध्ययन करने में, कई बार रिजल्ट सही भी नहीं आता है। तो यहाँ पर हमेशा रिस्क होता है कि प्रोटीन का जो हमने स्टडी किया वो सही था भी क्या नहीं। तो ग्रोइंग प्रोटीन क्रिस्टल इस टाइम कंज्यूमिंग है और नॉट ऑलवेज पॉसिबल, कई बार संभव भी नहीं हो पाता कि हर प्रोटीन का स्टडी हम लोग इस प्रकार कर पाएँ, तो इसकी लिमिटेशन है अपने आप में। तो यहाँ पर आता है क्रायो ईएम मेथड दोस्तों, यहाँ काम आता है क्रायो ईएम मेथड हमारा। ठीक है सर, तो यहाँ पर काम आता है क्रायो ईएम। 2017 में इस काम के लिए, इसके निर्माण के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, तो नोबेल प्राइज़ याद रखेंगे दोस्तों हमारे यहाँ पर, मुश्किल नहीं होगा इसके बारे में। यहाँ करते क्या है, सिंपल सा काम, क्रायो मत समझते हैं आप लोग, अति निम्न ताप, क्रायोजेनिक यानी बहुत ही लो टेम्परेचर। हमने प्रोटीन को जमा दिया बहुत ही लो टेम्परेचर पर, जो भी कारण से, हमने क्रिस्टल बनाया था, क्रिस्टलोग्राफी में क्रिस्टल बनाया था, यहाँ पर हमने उसको जमा दिया, प्रोटीन में ग्रोथ रुक गई, स्टैग्नेट हो गया, जितनी ग्रोथ थी वही रुक गया, वो ना वो मर रहा है, ना वो डेड हो रहा है, ना वो ग्रोथ कर रहा है। क्रायोजेनिक स्टेज में आ गया मतलब वो जिंदा है लेकिन ग्रोथ रुक गई है, जिंदा है लेकिन ग्रोथ रुक गई है उसकी, जैसा था वैसा ही फ्रीज हो गया वो, ठीक है। अब हमने इस फ्रीज हुए प्रोटीन पर हमने क्या किया दोस्तों, हमने इस पर इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं। पिछली बार एक्स किरण डाल रहे थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बताया था, एक स्टडी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डालते हैं उस पर किरण डालते हैं हम लोग, किरणों का जब टकराती हैं यहाँ वेव्स, उससे रेडिएशन बाहर निकलता है, प्रकाश मारा, रेडिएशन बाहर निकला, हम स्टडी कर लिया। वही काम यहाँ कर रहे हैं, हमने प्रोटीन को क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे फ्रीज कर दिया। इस फ्रीज किए हुए प्रोटीन पर हमने इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग की, जोर जोर से इलेक्ट्रॉन मारे। इससे क्या हुआ दोस्तों, तो सिंपली फ्लैश फ्रीज द प्रोटीन इनटू अ सॉलिड एंड देन बॉम्बार्ड देम विथ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन मारना चालू किया। फ्रीजिंग नेसेसरी है, अदरवाइज ये ग्रोथ कर सकता है, ये बढ़ सकता है। अब सोचिए फ्रीज नहीं होगा
तो इलेक्ट्रॉन टकराएगा ना तो ग्रोथ करना चालू कर देगा, हो सकता है इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, हो सकता है इलेक्ट्रॉन से टूट जाए, ये कुछ भी हो सकता है। तो फ्रीज करने का मतलब है जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ भी हो जाए इसके ऊपर। फिर ये तो फ्रीज कर दिया दोस्तों हमने। अब स्पीडिंग इलेक्ट्रॉन टकराएंगे भी तो यहाँ पर वो उसको पुश नहीं कर पाएंगे, ऑल्टर नहीं कर पाएंगे, और वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएंगे प्रोटीन के द्वारा। यहाँ पर क्या होगा, केवल आएंगे, टकराएंगे इलेक्ट्रॉन, टकराकर वापस लौटेंगे, बम्बार्डिंग करते जाओ, वापस लौटते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वापस लौटते जाएंगे यहाँ पर। तो ये फ़ायदा क्या होगा सर, इससे आप किसी भी प्रोटीन का इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन कर पाएंगे दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ड्रग डिस्कवरी कर पाएंगे, बहुत सारे अवसर मिलेंगे हमको इसके। यहाँ पर कैसे काम करता है बता दूँ मैं, छोटा सा स्ट्रक्चर देख पाए हम लोग यहाँ पर। हमारे काम का है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है दोस्तों, तो क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर हम उसको ठंडा जमा देते हैं प्रोटीन को। सर मशीन देख लीजिए एक बार आप लोग, मशीन देख लीजिए। ये नीचे सैंपल रखा है जहाँ प्रोटीन को हमने जमा के रख दिया। ऊपर से इलेक्ट्रॉन गन है जो इलेक्ट्रॉन दाग रही है, कैथोड एनोड से लाकर नीचे ला की तरफ ला रहे हैं हम उसको यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर बम्बार्डिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, टकरा के लौट रहे हैं, उसका स्टडी कर रहे हैं हम। स्कैनर से देख रहे हैं, यहाँ पर आंखें लगाकर देख पा रहे हैं स्कैनर से कि क्या हम लोग रिसीव कर रहे हैं, टकराकर कैसे स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लौट के दिखाई देता है। तो क्रायोजेंस का यूज़ करते हैं दोस्तों। 2017 में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इन तीनों वैज्ञानिकों को इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था केमिस्ट्री का, इस माइक्रोस्कोप के निर्माण के लिए, क्रायोजेनिक EM माइक्रोस्कोप के निर्माण के लिए इन तीनों को दिया गया था नोबेल प्राइज़ 2017 में सर। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो सिंपल सा काम याद रखिए। सिंपल सा काम क्या है दोस्तों, सिंपल सा काम को याद करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोटीन को फ्रीज कर दीजिए, बम्बार्डिंग कीजिए इलेक्ट्रॉन की, टकरा के लौटेंगे, उसका स्टडी कर लीजिए। ठीक है, अलग प्रकार का प्रोटीन अलग प्रकार से रेडिएशन करेगा, अलग प्रकार का प्रोटीन अलग प्रकार से इलेक्ट्रॉन को लौटाएगा, उसका स्टडी करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा इस पूरे मामले में, हमारे काम का है जो सर क्रायो EM क्या करता है सर, अच्छी गुणवत्ता के चित्र देता है जिससे हम उसका अध्ययन बेहतर ढंग से कर पाते हैं। किसी अन्य तकनीक के मुकाबले, किसी भी अन्य तकनीक के मुकाबले इसका जो पिक्चर रेजोल्यूशन है काफ़ी अच्छा आता है। ठीक है, और इसलिए हम लोग कई क्रायो EM को भारत में लेकर आ रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं अगले साल तक हमारे पास 4 मशीन और हो जाएंगी, इसका हम अध्ययन कर पाएंगे, 6 मशीन हमारे पास हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या ये बात समझ में आती है दोस्तों, बताइए मुझे और फटाफट, क्या ये बात समझ में आती है आप सभी लोगों को? तीनों वैज्ञानिक जिनको मिला था नोबेल प्राइज़ काम के लिए, नहीं पूछे, चिंता न कर, UPSC कभी नहीं पूछेगा नाम, UPSC इस प्रकार का नाम नहीं पूछता कभी आपसे। ठीक है सर, सबको क्लियर हो गया टॉपिक यहाँ पर। ये हमें बात कर रहे हैं क्रायो EM के बारे में आपसे, क्रायो EM के बारे में दोस्तों। इसके अलावा क्रायो EM में एक चीज़ और जानने वाली है, वो है 6 आ गए हमारे पास, अच्छी बात है सर। बहुत सारे काम होंगे, फ़ायदा क्या, ड्रग डिस्कवरी, डायग्नोज कर पाएंगे बीमारियों को जल्दी हम लोग, प्रोटीन का स्टडी कर पाएंगे, कोरोना के इतने नए नए वायरस, नए नए म्यूटेशन हो रहे हैं उनको हम जल्दी जान पाएंगे। हम बता पाएंगे दुनिया को डेल्टा प्लस आ गया, हम बता पाएंगे डेल्टा प्लस प्लस आ गया, अल्फा प्लस आ गया, हम स्टडी करके बता पाएंगे दुनिया को। हम बता पाएंगे कौन से प्रोटीन में बदलाव आया है, कि K प्रोटीन बदला है या N प्रोटीन बदला है या स्पाइक प्रोटीन बदला है, हम बता पाएंगे दुनिया को, ना कि WHO हमें बताएगा। जितनी अच्छी मशीनें हमारे पास होंगी उतना अच्छा प्रोटीन का स्टडी कर पाएंगे, उतना कोरोना के म्यूटेशन को हम लोग जान पाएंगे, और जितना जल्दी जान पाएंगे उतना अपनी आबादी को सेव कर पाएंगे, सिक्योर कर पाएंगे, और वैक्सीन के इफेक्टिवनेस को चेक कर पाएंगे कि क्या इससे वैक्सीन हमारी काम कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। यदि हम स्टडी कर पाएंगे इन वायरसेस का, इस प्रोटीन का, तभी हम लोग अपने वैक्सीन को और इफेक्टिव बना पाएंगे। और साथ ही साथ बताया मैंने इसके फ़ायदे आपको, इंडियन इंडस्ट्री को मौका मिलेगा क्रायो EM बनाने का। दुनिया मांग हो रही है क्रायो EM की, क्योंकि नए नए वायरस जैसे आते जा रहे हैं दुनिया में, क्रायो EM तकनीकों की मांग बढ़ रही है, मशीनों की मांग बढ़ रही है। यदि हम बनाएंगे तो इंडिया की इंडस्ट्री के लिए एक मौका होगा दुनिया को बेचने का भी। यहाँ पर हमारे संस्थानों में रिसर्च होगी, हमारे पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्स होंगे, अच्छी ड्रग कंपनियां तैयार कर पाएंगी, हमारी अच्छी दवाओं का निर्माण भारत में हो सकेगा। तो शायद फ़ायदे मिलेंगे इंडस्ट्री को बहुत सारे हमारे यहाँ पर, यदि इंडिया में क्रायो EM तकनीकें आ पाती हैं तो दोस्तों। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, इंपॉर्टेंट नहीं है, पुरानी बात हो गई है ये। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसमें फ्रीज़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, जो क्रायोजेंस यूज़ करते हैं प्रोटीन को फ्रीज़ करने के लिए, तो लिक्विड नाइट्रोजन, ईथेन या प्रोपेन, इनका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन, ईथेन और प्रोपेन, इनका यूज़ कर सकते हैं हम लोग फ्रीज़ करने के लिए, या प्रोटीन को जमाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन, ईथेन या प्रोपेन का हम लोग यूज़
कर सकते हैं। कॉमन क्रायोजन से यूज़ करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। आप समझ सकते हैं एक तरीका था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का, ये फ़ोटो मिलता था इससे हमको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। एक फिर एमआरआई तकनीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस तकनीक है, उससे ये मिलता है हमको डायग्राम। लेकिन जो क्रायो हमारी जो ईएम तकनीक है, इससे हमको अच्छा रेजोल्यूशन मिलता है। हम जान पाते हैं डिटेल में इसके वायरस के बारे में या कुछ प्रोटीन के बारे में, कहाँ पर प्रोटीन में स्पाइक है, कौन कहाँ से अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, कितने उनके बॉन्ड है, कहाँ पर कमज़ोर हैं बॉन्ड, वो इसका स्टडी कर पाते हैं हम लोग अपने क्रायो ईएम तकनीक में। दोस्तों क्रायो ईएम तकनीक के दो विकल्प पहले क्या चल रहे हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड और मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR की बात करें, वो डायग्राम को दिख रहा है। ये पुरानी तकनीकें हो चुकी हैं, ये बहुत इफेक्टिव नहीं होती कई बार, लेकिन सबसे इफेक्टिव क्या है आपका, वो ये है दोस्तों, जिससे हम कहते हैं क्रायो ईएम तकनीक। हो पाएगी दोस्त बात हमारी सारी यहाँ तक। एप्लीकेशन देख लीजिए दोस्तों, बताया एप्लीकेशन क्या है। नैनो पार्टिकल रिसर्च में काम आ सकता है, ये काम आ सकता है, दवा रिसर्च में काम आ सकता है। आप विजुलाइज कर सकते हैं वायरस को, विजुलाइज कर सकते हैं प्रोटीन को, लिपिड्स को, राइबोसोम का प्रोटीन कैसे बनते हैं, राइबोसोम कैसे काम करता है, प्रोटीन कैसे बन रहे हैं, पूरा स्टडी कर सकते हैं दोस्तों इसके तहत आप लोग यहाँ पर। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे, बहुत सारे यूज़ मिलेंगे। जीका वायरस हो, कोरोना वायरस हो, उनका स्टडी करना आसान हो सकेगा इसके अध्ययन के बाद। सर उम्मीद करें सारी बात हम लोग कर पाएंगे यहाँ पर। जो इसके एप्लीकेशन भी होगा दोस्तों आपके लिए, तो ये होगा यूज़ यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सेशन को रोका जाए, अपने सेशन को विराम दिया जाए। उम्मीद कर रहा हूँ सारी बात आप तक पहुँच गई है दोस्तों मेरी ये। बाकी आप जुड़े रहिए मुझसे, क्योंकि ये भी क्लास होगा आपका कहाँ पर, इसके बाद जस्ट क्लास होगा अपना इकोनॉमी का। 10 मिनट के ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं आराम से। इन्फ्लेशन की मुझे बात करनी है आपके साथ, इन्फ्लेशन टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे, इम्पैक्ट और सॉल्यूशन पर उसके दोस्तों हम लोग यहाँ पर। अभी नमो जी ने मैसेज भी कर दिया है मुझे, हाई कमांड से मैसेज आ गया है कि सर क्लास जल्दी कीजिए, तो क्लास जल्दी करनी पड़ेगी हमको। बात करेंगे इन्फ्लेशन, 10-15 मिनट का ब्रेक दे दीजिए, चालू करते हैं फिर आपके साथ। और फिर हम बात करेंगे उसमें इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट की और उसके समाधानों की दोस्तों। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे संग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे दोस्तों। ये प्लेटफॉर्म है आपके साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास एप्लीकेशन हमारी 2 बजे के बाद चालू क्लास वहाँ हो जाएंगी आज ऐप पर, और उसके बाद क्लास आपकी रहेंगी दिन भर आज ऐप के ऊपर क्लास रह सकती हैं। और साथ ही साथ प्लस पर क्लास बैच चालू हो रहा है मंडे से, पीटी बैच, तो ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। ट्यूसडे स्टार्ट हो रहा है, मैं कहना है नॉट मंडे से, ट्यूसडे स्टार्ट हो रहा है बैच आपका। तो पीटी बैच ज्वाइन करना चाहें, जहाँ पूरा पीटी दोस्त मैं कराने वाला हूँ, को वहाँ जुड़ सकते हैं मेरे साथ। या फिर अनअकैडमी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म है दोस्तों। याद रखिए संडे को आपका कॉम्बैक्ट होगा, 11 बजे ज्वाइन करिए दोस्तों। फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, 30 जून से नए बैच है दोस्तों। प्लस और आइकॉनिक के जुड़ सकते हैं हमारे साथ। प्लस आइकॉनिक के फ़ायदे हैं दोस्तों, जहाँ आइकॉनिक में गाइडेंस है, एनालिसिस है। गाइडलाइंस के अलावा बता दूँ आपको यहाँ जुड़ने का फ़ायदा इस समय क्या मिलने वाला है, 20 बुक्स का ऑफर भी है। और साथ ही साथ आपके लिए ऑफर चल रहा है इस समय क्या दोस्तों, वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ का 80 टेस्ट है दोस्तों आपके लिए। महा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है आपके लिए इसमें, यानी इस समय आप ज्वाइन करते हैं तो आप अगले साल मेरे तक बने रहेंगे। और साथ ही साथ कॉम्बो ऑफर भी इस समय एक साथ चल रहा है आपके लिए, यानी मल्टी एल में बहुत सारे ऑफर हैं दोस्तों आपके लिए। एक साथ जुड़ने से फ़ायदे मिलेंगे आपको। अनअकैडमी पर आइए, जुड़िए हमारे साथ प्लस प्लेटफॉर्म पर, हमारे ऐप प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कॉम्बैक्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए दोस्तों वहाँ पर। अल्टीमेटली मल्टीपल चीज़ें हैं दोस्तों, अनअकैडमी आपके लाया है आपकी सफलता को बेहतर सफल बनाने का और तरीका, नए नए तरीके हम लेकर आते हैं दोस्तों आपके लिए। जुड़ने के तरीके लेकर आते हैं, जुड़िए हमारे साथ। IAM गाइडेंस में मेरे साथ दोस्तों मुलाकात करेंगे थोड़ी देर बाद यूट्यूब पर ही आपके साथ। अभी मुलाकात होगी यूट्यूब पर, जहाँ हम चर्चा करेंगे अपनी इकोनॉमी क्लास की। दीजिए अभी के लिए आज्ञा, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। थैंक यू।